स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर इंट्रोडक्शन में। आज हम कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। जितनी भी फोर्स आपने सुनी हैं सभी जो हैं चार फोर्स से निकली हैं, जो कि बेसिक या फंडामेंटल फोर्स कही जाती हैं। सभी उन्हीं का रूप है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से। उनमें से जो पहली है वो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन के द्वारा दी गई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। ठीक है, अगर दो वस्तुएं हैं, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 एट डिस्टेंस r, देन दिस फोर्स इज गिवन बाय directly proportional product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. G, ये जो G है यहाँ, it is the constant of proportionality, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए कि हर जगह पर इसकी वैल्यू सेम रहती है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी लें एक जैसी रहेगी। और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या विशेषताएं हैं? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसके कारण वस्तु हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। इट इज म्यूचुअल। म्यूचुअल फोर्स है, मतलब दो वस्तुओं के बीच में है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगी, दोनों ही लगाएंगी। ठीक है, तो म्यूचुअल है, लॉन्ग रेंज की है, लंबी दूरी तक काम करती है। इवन अर्थ एंड सन काफी डिस्टेंस पर हैं, उनके बीच में भी ये काम करती है। ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कैसे करती है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, प्रकृति में सबसे कमजोर फोर्स भी यही है। लंबी दूर तक काम जरूर करती है लेकिन वीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, वस्तु के चार्ज है नहीं है, मास पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुई आपकी। अट्रैक्टिव है, म्यूचुअल है, लॉन्ग रेंज की है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, वीक फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है मतलब इसकी डायरेक्शन हमेशा वस्तुओं के सेंटर की तरफ होती है जिन पे ये काम कर रही है, उस लाइन के अलोंग।
कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब वर्क डन बाय और अगेंस्ट दिस फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। डिटेल में हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे आगे जब हम बढ़ेंगे +1 में ही। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी हुई। सेकंड हम जो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स इज ड्यू टू द चार्ज ऑफ द बॉडीज ऑफ द पार्टिकल्स, उनके चार्ज के कारण होगी। एंड if there are two bodies having the charge q1 and q2 at distance r, then this force F is given by k q1 q2 upon r square। मतलब चार्ज जो है उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है k, जिसको फोर्स कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है। वैक्यूम में अगर बात करें हम एयर में, तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए है। एयर को हम नियरली वैक्यूम मान लेते हैं एग्जैक्टली, तो एयर भी वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम जहां पर एयर भी ना हो, निर्वात। तो यहां इसकी वैल्यू आती 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आती है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम के लिए इतनी होती है। (8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट हुआ, ये हुआ, ये हुई फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों प्रकार से हो सकती है। इसके कारण वस्तुएं अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, रिपेल भी कर सकती हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। म्यूचुअल है ये भी, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगी, दोनों वस्तुएं चार्ज के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ सेंट्रल है, ये भी कंजर्वेटिव है। ठीक है, और डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ द बॉडीज, वस्तु के चार्ज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। अब नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स।
वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम, इसके बीच में, बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। इसके जो कैरियर हैं लेप्टॉन्स नाम से आपने सुने नहीं है अभी, लेप्टॉन्स, ये उनकी वजह से होती है। ये कब डिस्कवर हुई थी? इट इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग बीटा डिके। तो बीटा डिके के दौरान एक जो बीटा पार्टिकल जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा एक एंटी न्यूट्रिनो जो निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो, उन दोनों में जो फोर्स होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स ही होती है। ठीक है, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हुई। इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो शॉर्ट रेंज है, नियरली 10⁻⁻18 मीटर के आसपास तक काम करती है ये। ठीक है, डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ और 10⁻25 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने गुना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, और नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हुई। नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स, चौथी जो लास्ट है वो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी? स्ट्रॉन्ग। इट इज द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटो न्यूट्रॉन, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड यानी फोर्स क्या कहेंगे हम? बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसके जो कैरियर हैं, मेसन्स कहते हैं, पाई मेसन्स आर द कैरियर्स ऑफ दिस फोर्स। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इन पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है जिसके कारण ये फोर्स होती हैं। पाई मेसन्स आप पढ़ेंगे डिटेल में आगे, +2 क्लास में जब इनका जिक्र आएगा हम पढ़ेंगे। तो उनके कारण है। इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि ये भी शॉर्ट रेंज की है। शॉर्ट रेंज इसकी नियरली 10⁻⁻15 मीटर, जो कि ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है। 10⁻38 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, टेन टू पावर 38 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स।
और it is attractive but becomes repulsive when distance between the nucleons becomes less than 0.5 फर्मी। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो ये रिपल्सिव भी हो जाती है, अदरवाइज अट्रैक्टिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन सेंट्रल है, does not obey inverse square law। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़ी। जितनी भी फोर्स हैं सभी इन्हीं का कोई ना कोई रूप है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का हो, चाहे वीक न्यूक्लियर का हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इन्हीं में से निकली हैं। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब नेचर ऑफ फिजिकल लॉज हम पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जो है 4 कंजर्वेशन लॉ हैं। हर जगह पर वही किसी ना किसी रूप में लग रहे होते हैं। तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं आगे, कंजर्वेशन लॉज। पहला हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सुना भी होगा आपने, पढ़ चुके हैं आप पहले क्लासेस में। तो कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि ऊर्जा को हम ना बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में आइंस्टाइन ने बता दिया कि एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं है, मास भी कंजर्व्ड नहीं है, दोनों का सम कंजर्व्ड है। लेकिन समझिए अब फिर भी काफ़ी जगह पे अभी लगता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या है ये? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी destroyed but it can be transformed from one form to another। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज सेट ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। तो उस ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो उस दौरान लीनियर मोमेंटम जो है, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दो वस्तुएं हैं आपस में कोलाइड की, पहले मोमेंटम दोनों का अलग अलग था, कोलिजन के बाद उनका चेंज हो जाएगा दोनों का। लेकिन जब टोटल करके देखेंगे तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा।
कंजर्व, सम मतलब ना सम, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम देन इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, ठीक है। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपने अभी नहीं पढ़ा है। रोटेशनल मोशन में आता है, जब फोर्स लगाएं किसी वस्तु के ऊपर और वो रोटेट करनी शुरू कर दे रोटेशन में, तो उस दौरान वहां पर एक मोमेंटम होता है, जो इसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगल के कारण चेंज होने के कारण, एंगल चेंज होने के कारण तो एंगुलर मोमेंटम होता है। और वहां जो फोर्स लगती है, फोर्स के कारण जब वस्तु घूमती है, तो उसका जो रोटेशनल इफेक्ट है उसको हम एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं टॉर्क। तो ऐसे ही यहां पर अगर आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल टॉर्क ना हो, तब टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। और हम ये भी कह सकते हैं, if there is no external torque on a system, then angular momentum remains कंजर्व, ठीक है। तो ये तीसरा था। और फोर्थ जो कंजर्वेशन लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही जो पहला आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, जैसे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है, ऐसे ही चार्ज का भी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा, ये ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, रूपांतरण। यहां हम ट्रांसफर्ड बोल रहे हैं, स्थानांतरण, कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर हो सकता है चार्ज। लेकिन तो ना तो हम बना सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but it can be transferred from one body to another and the total charge remains always conserved। किसी सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ना तो चार्ज नया बनता है ना ही खत्म होता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी के अंदर चला जाता है। तो ये 4 कंजर्वेशन लॉ थे हमारे। नेक्स्ट हम 2 टर्म डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। एक है यूनिफिकेशन। पहली, व्हाट इज यूनिफिकेशन?
Unification is a process to explain the diverse physical phenomena by some physical laws. या एक सिंगल मतलब ऐसा करना कि बहुत सारे डाइवर्स मतलब विविध अलग अलग बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना अलग अलग, उन सब को कम से कम लो, जितना कम हो सके चाहे वो एक हो, कम से कम फिजिकल लॉज के द्वारा उनको एक्सप्लेन कर देना, क्या कहलाता है यूनिफिकेशन। कि मतलब ये नहीं हो कि हर फिनोमिना के लिए अलग अलग लॉ देना पड़े, कि कई सारे फिनोमिना के लिए एक ही लॉ लगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेम एप्लीकेबल हैं ऑन अर्थ और इन यूनिवर्स वेयर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एग्जिस्ट लाइक सन, प्लैनेट्स, मून। वहाँ पर लगाएं चाहे यहाँ पर लगाएं, चाहे हम अर्थ का मोशन देखें चाहे अर्थ के ऊपर वस्तुओं का मोशन देखें, सबके लिए न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन लगेंगे। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ऐसे ही वो भी सबके लिए लगेगा। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन। और एक टर्म है रिडक्शनिज्म। Reductionism is the process to derive the properties of a more complex or a bigger system by the properties of its smaller parts, simplest parts. That is called reductionism. Example के लिए हम कहें तो in thermodynamics, the more or bigger system properties of bigger systems are derived by their macroscopic properties like temperature, pressure, volume, etc. That term is called reductionism. उसको हम क्या है रिडक्शनिज्म बोलते हैं। एक बिगर सिस्टम को उसकी स्मॉलर प्रॉपर्टीज के द्वारा हम जो है एक्सप्लेन करें, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। ये आपकी जो है फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने बेसिक सी चीज़ें जानी हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे उनको। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इसको स्टडी करें, अपना लर्न करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।